ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कह सकते हैं कि किसी टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, उन्हें कैसे सोल्व आउट करना चाहिए, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए जो आपके ये क्वेश्चंस हैं वो ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिन पे आज परिचर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व आउट किया जाना चाहिए और आपको इससे ये पता लगेगा कि किसी टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मुझे किस किस प्रकार से इनका अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं जो जेट के ओल्ड पेपर्स हैं। तो मैं आज एक टॉपिक एटम जिसके सभी ईयर्स 2004 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया है और आज उन क्वेश्चनों पे अपन क्या करेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट किए जाते हैं। आपने सबने ये टॉपिक्स पढ़ रखा है, ये टॉपिक पढ़ रखा है कि इसमें ये चीज़ें पाई जा रही है। तो देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ किस प्रकार से है, देखिए इस प्रकार से। हाइड्रोजन परमाणु के एल कक्ष में, कौन से कक्ष में, एल कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति जो ये कुल ऊर्जा है, क्या पूछी गई है, कुल ऊर्जा का मान होगा। क्या देखिए कुल ऊर्जा का मान होगा। तो देखिए एल कक्ष क्या है, देखिए ये कुछ कक्ष पाए जाते हैं आपके, ठीक है, जिनका अलग अलग नाम दिया गया है। ये आपका के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, ये ओ है। इनके लिए एन का मान, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कैसे करें। आपने बोर मॉडल पढ़ा था। बोर मॉडल में क्या था आपका कि जो आपके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला था आपका TE बराबर -13.6 इंटू क्या था आपका Z² बटे N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये वाला फॉर्मूला था। यहाँ Z का मान क्या दे रखा है, N बराबर 1। क्या दे रखा है, N बराबर 1 और N का मान कितना दे रखा है, Z का मान कितना दे रखा है, Z बराबर 1 और N का मान देखिए एल कक्ष आया है तो N के बराबर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन किसको सोल्व आउट करेंगे, 13.6 इंटू Z का मान कितना, 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर। जैसे अपन ने 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से देखिए ऐसा कुछ आ जाएगा -13.6 बटे 4। इसको काटने पे कितना आंसर आ रहा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेड 2004 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, जेड 2004 में। किस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एल कक्ष दे दिया। एल कक्ष क्या होता है, के एल, एल के लिए एन का मान कितना है, 2 है और जेड का मान कितना दे रखा था, 1 दे रखा था। फॉर्मूले में अपने क्या करना था, लिखना था, मतलब डालना था और आंसर ही निकालना था। ये तो आपके पहले क्वेश्चन की बात की जाती है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। आपका सेकंड क्वेश्चन था जेड 2004 में ही, जेड 2004 में ही आपका सेकंड क्वेश्चन था कि यदि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, क्या है 283, तो इनको टोटली योग कर लेते हैं। 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो 13 नंबर में कौन आता है, एल्यूमिनियम। कौन आता है आपका, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये 13 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखिए इसका जो भाइतम कोष है, कह सकते हैं कि इसका अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, परंतु इसके बाद 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 3 क्या बचते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बचते हैं। जैसे ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। यहाँ से देखिए 287, 2 और 8 कितने हो गए, 10, 10 और 8, 10 और 7 कितने हो गए, 17। 17 पे कौन आता है, क्लोरीन। क्या था आपका, क्लोरीन। और क्लोरीन का भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 3s2, 3p5। अर्थात भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये किस प्रकार की यौगिक का निर्माण करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बात करता हूँ, M2A3 नहीं बनेगा क्योंकि M2 बनता है यानी Al2 आता है। तो इसके भाइतम कोष से कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा। Ma2, क्या आपने कभी AlCl2 का नाम सुना है, AlCl2 का नाम सुना है, नहीं सुना, क्योंकि इसको 3 डोनेट फिर भी इसके पास 1 बच जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखिए M2A, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 6 हो जाएंगे इसके पास, इसे तो 1 ही चाहिए, तो ये तो 1 ही कोई करेगा, फिर 5 बच जाएंगे ना। अब यहाँ से देखिए
क्या आपका Ma3। तो M में कितना था, 3 मूल्य मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे क्लोरीन कितनी हो गई, यहाँ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन। तो इसके बाद तुमको से तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर तीनों क्लोरीन को दे दिया, तो इनका अष्टक भी पूर्ण हो गया और इसका अष्टक भी पूर्ण हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, Ma3। क्या आंसर होगा, Ma3। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाते हैं। अमूमन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पे आपको ज़्यादा गौर फरमाना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट किए जाए। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा था, अपने को सीधा सा देखिए तो योग कर लेते हैं तो कितना जाता, 13 जाता है। 13 किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है, एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम की बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं, जो ये तीनों इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसको दे देता है, क्लोरीन को। किसको देता है, ये क्लोरीन को। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां से आता है, ये बहुत इजी और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपने देखा यहां से हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मीन्स कितना बचा, 1। और बोर मॉडल के अनुप्रयोग किस पे लागू होते हैं, जिसमें एकल इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होता है, आपने ये पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी तीसरे और चौथे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की गति मीन्स क्या होगा, वेग। क्या होगा, वेग। तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वेग का फॉर्मूला होता है 2.108 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर प्रति सेकंड इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अपन क्या निकालें, पहले तो किसके लिए निकालते हैं, तीसरे कक्ष के लिए, फिर किसके निकालें, चौथे कक्ष के लिए। और हीलियम यानी मीन्स जेड का मान तो फिक्स दे रखा है। तो देखिए अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात क्या होगा, V1/V2 होगा। V1 अपॉन क्या होगा, V2 होगा। तो V1 का मान कैसे निकालेंगे, 2.108 इंटू 10 की पावर 6। Z1 बराबर कितना है, 2। यानी Z बराबर कितना है, 2। हीलियम आयन है, हीलियम आयन का मीन्स परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। कौन सी कक्षा के लिए पूछा गया है, तीसरी कक्षा के लिए पूछा गया है। तो कितना रखेंगे, 3 मीटर प्रति सेकंड बट्टी क्या आएगा, 2.108 इंटू 10 की घात 6। 10 की घात 6। जेड का मान तो वही फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, 2 बट्टी यहाँ पे कितना आएगा, 4। यहाँ पे कितना आएगा, 4। तो यहाँ से देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये भी कट गया। तो यहाँ से क्या बच गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से देखिए 2/3 इंटू 4/3 4/3 4/3 नहीं, 2/4 4/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अनुपात कितना जाएगा, 4:3। कितना आंसर हो जाएगा, 4:3। इसको सिंपली भी कर सकते हैं, यदि परमाणु समान हो। यदि परमाणु क्या हो, समान हो, तो यानी परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, तो वेग कैसे निकालते हैं, वेग का अनुपात क्या होगा। ये तो बड़ा तरीका हो गया, ये से 1 सेकंड में भी आंसर निकाल सकते थे। यदि परमाणु समान हो तो V1/V2 क्या होगा आपका, N2/N1। N2 का मान कितना है, 4, और N1 का मान कितना है, 3। तो आंसर कितना जाता, 4:3। ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप जिन्हें एग्जाम में निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन भी कब आया था, JEE 2004 में। देखिए कभी इसमें से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 1 आ जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। आते नहीं है तो वो बहुत कम संभावना बनती है। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आप मान ही लीजिए कि आपके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। और इसमें एक खास चीज़ और है, इसमें क्वेश्चनों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है कि एक 2004 में आ गया तो 2010 में भी आ जाएगा, 2012 में भी आ गया, 2015 में भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए किस विन्यास में सर्वाधिक चुंबकीय आघूर्णन होगा यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 3d9 दे रखा है, 3d7 दे रखा है, 3d5 दे रखा है और 3d3 दे रखा है। इस वाली कंडीशन में चुंबकीय आघूर्णन का फॉर्मूला होता है μ बराबर √n+2 n+2। तो यहाँ से देखिए n क्या है, यहाँ पे n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
n क्या है यहाँ पे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है यहाँ पे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहां से पहले देखेंगे 3d9 है, क्या आपका 3d9 है। डी में कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5। कितने कक्षक पाए जाते हैं? 5। तो यहां से देखिए 9 इलेक्ट्रॉन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना बचा? यानी सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कि कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाए। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ से देखिए इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 1। इसकी बात करें 3d7 आ जाए तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगा? ऐसी वाली कंडीशन आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई? 3। फिर देखते हैं 3d5, तो वही 5 कक्षक पाए जाते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें कितने पाए गए? 5। और 3d3 आएगा तो इसमें कितने होंगे? 3। तो देखिए सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3d5 में है। तो 3d5 का चुंबकीय आघूर्णन सर्वाधिक होगा। किसका होगा? 3d5 का। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 3d5। यहाँ से आप रख के भी देख सकते हो। देखिए 3 रखेंगे, मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ तो यहाँ से देखिए म्यू बराबर, यदि 1 रखा मैंने, क्या रखा? 1 1 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया? √3। म्यू बराबर यदि 3 रखा जाए, 3 3 + 2 तो कितना जाएगा? √15। यदि 5 रखा जाए, कितना रखा जाए? 5, तो 5 5 + 2 कितना गए? √35। √35 का मान अधिक होता है किससे? देखिए इसका मान लगभग कितना आएगा? 5.9 के लगभग आता है। इसका कितना आता है? 3.9 के लगभग आता है। इसका 1.8 के लगभग आता है। तो देखिए ज़्यादा कौन है? 5.9। तो चुंबकीय आघूर्णन का सर्वाधिक मान किसका होता है? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो 3d5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 5 है। तो इसीलिए 3d5 भी क्या होगा आपका? 3d5 का चुंबकीय आघूर्णन सर्वाधिक होगा। और चुंबकीय आघूर्णन का इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। कितनी क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। नेक्स्ट देखिए आपका, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याएं आवश्यक है? आपने जब चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ी तो आपने देखा था कि किसी परमाणु को व्यक्त करने या किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करने के लिए कम से कम तो कितने चाहिए? 3। और संपूर्ण की व्याख्या करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितनी क्वांटम संख्या चाहिए? 4। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 4। इसका आंसर कितना जाएगा? 4। आंसर क्या जाएगा इसका? 4। अरे वो कौन से नियम से? पाउली के नियम भी किससे भी कह सकते हैं ना, इसे किससे कह सकते हैं? पाउली के नियम से भी कह सकते हैं। इसमें 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी क्वांटम संख्या होती है? पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड होती है द्विघांसी क्वांटम संख्या, थर्ड होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथी होती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। पहली क्या बताती है? आकार को, दूसरी क्या बताती है? आकृति को, तीसरी क्या बताती है? अभिविन्यास को और चौथी बताती है प्रचक्रण को या चक्रण को प्रदर्शित करती है। तो एक इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेड 2005 में। ये क्वेश्चन कब आया था? आपका जेड 2005 में क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका, निम्न में से किस परमाणु संख्या वाले तत्व की बाहरी कक्षा में अर्धपूरित होती है? बाहरी कक्षा क्या होती है? अर्धपूरित। आपने n+l के नियम को याद कीजिए। मैंने आपको पूर्णपूरित भी लिखवाए थे, अर्धपूरित भी लिखवाए थे और आंशिक भरे के बारे में भी बात की थी। देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ पे 23 है। तो 23 में कौन सा आता है आपका? अरे कौन सा आता है? वेनेडियम आता है। ठीक है, फिर आता है आपका क्रोमियम आता है, फिर आता है आपका मैग्नीज आता है और यहाँ पे आता है आपका कॉपर का भाइतम कोष का इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो 4s1 3d10 होता है। इसका होता है 4s1 3d5 होता है और इसका क्या होता है? 4s2 3d3 होता है और इसका देखिए क्या होता है? 4s2 3d5 होता है। तो अर्धपूरित अवस्था में कौन सा है? आपका क्रोमियम। Cu, Ag और Au
Cu Ag और Au ये कौन सी अवस्था में होते हैं? अर्धपूरित अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? अर्धपूरित अवस्था में होते हैं। इन्हें सिक्का धातु भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सिक्का धातु भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व आउट करेंगे। अब देखिए ये वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ये कब क्वेश्चन आया था? जेट 2005 में। ये क्वेश्चन कब आया था आपका? जेट 2005 में। नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने है निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्णन, निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्णन उच्चतम होगा? निम्न में से किसका चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? उच्चतम होगा। तो यहां से देखिए वेनेडियम है V+3, इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या देखिए Cr+3 में देखिए, Fe+2 में देखिए, Fe+3 में देखिए और Co+3 में देखिए। अब देखिए मैं अलग अलग की बात करता हूँ। वेनेडियम नंबर कितने पे आता है? 23 पे आता है। कितने पे आता है? 23 पे। ये 23 पे है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 3d3। आपका क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s2 4s1 3d5 था। ठीक है, आपका फेरस है, फेरस का था 4s2 3d6 था और कोबाल्ट इसका था 4s2 3d7। अब देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल वाले हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 23 है। इसका कितना है? 24, इसका 26 और इसका कितना है? 27। अब यदि V+3 किया जाता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, पहले किस में निकलेंगे? S से निकलेंगे, फिर किससे निकलेंगे? D से निकलेंगे। तो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आएगी? 2। क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इसमें से निकलेगा, 2 इसमें से निकलेंगे, तो इसमें कितने बन जाएंगे? 3। फेरस में से 3 निकाले जाते, 2 किस में निकलेंगे? S में, 1 किस में निकलेगा? D में, तो इसमें कितने बन जाएंगे? 5। और कोबाल्ट में देखिए 2 इसमें से, 1 इसमें से, तो इसमें कितने बन जाएंगे? 4। तो सर्वाधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में आई भाई? फेरस में, Fe+3 में। किस में आई है भाई? Fe+3 में। तो Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 5 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? Fe+3, क्योंकि जितनी ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतना ही उसका चुंबकीय आघूर्णन क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। तो कुछ इस प्रकार से देखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको N+L का नियम आना चाहिए, इससे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैं आप सभी से इतनी उम्मीद तो करता हूँ कि आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आए ही आए। तो इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। और इसे किससे डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? K से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? Ar का मीन्स कितना है? 18। यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना है? 18। तो दे दीजिए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही गलत है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही क्या है? गलत है। तो ध्यान दीजिए, ये Ar का मीन्स क्या है? यहाँ पे 18 है। तो देखिए 18 रे कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर कितना जाएगा? ये Ar4s1 इसका क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स, यहां से क्वेश्चन आया आपके सामने, निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है? यहाँ पे 3F है, ये ऑप्शन 3F, ये मिस प्रिंटिंग हुई हो रखी है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है? 3F है। ठीक है, आपका ऑप्शन में है, ये जेट 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2P 3D 3F और 4S। क्वेश्चन आपके सामने 2P 3D 3F और 4S। देखिए अब कौन सा कक्षक संभव नहीं है, कौन सा कक्षक संभव है, इसके लिए क्या करना चाहिए? अपने को क्या पता होना चाहिए कि n सदैव L से कम कितना बड़ा होना चाहिए? एक तो कम से कम बड़ा होना चाहिए। L ऑल टाइम ग्रेटर देन L, n का मान L से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। देखिए पहले इसके लिए देखते हैं। इसके लिए n का मान कितना आ गया? 2 और L का मान कितना आ गया? 1। तो मीन्स ये कक्षक संभव है। यहाँ से देखा n का मान कितना आ गया? 3 और L का मान कितना आ गया? 2। तो ये भी कक्षक संभव है। यहाँ से देखिए n का मान कितना आ गया? 3 और L का मान कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि n और L कभी भी क्या नहीं हो सकती? बराबर नहीं हो सकती। यदि बराबर है तो वह कक्षक संभव ही नहीं है, वह कक्षक संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। या तो बराबर हो
या एल का मान एन से बड़ा हो तो उस समय वह कक्षक संभव नहीं होगा। यहाँ से देख रहे हो आप 4, एन बराबर कितना आ रहा है 4 और एल बराबर कितना आ रहा है 0। इन तीनों में इसमें और इसमें या तो छोटा ही है या तो नहीं है, छोटा ही ऑल टाइम। एन की वैल्यू एल से क्या है बड़ी है यहाँ पे, तो यह वाला इसका आंसर क्या जाएगा 3f। क्या जाएगा 3f। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो रखी थी, यह 3s लिख रखा था, मैंने यहाँ पे इसको 3f किया है। 3f इसमें आपके एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, ये जेड 2006 में आया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द्विधन जिंक आयन में जिसकी द्रव्यमान संख्या 70 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। यह क्वेश्चन था जेड 2006 में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कब था जेड 2006 में। तो इसमें क्या बोल रहा है द्विधन जिंक अर्थात Zn+2 का द्रव्यमान कितना है 70 है। कितना है 70 है। तो इसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 और द्रव्यमान कितना है 70। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं कि सिर में से क्या निकाल दो, टांग निकाल दो, या कह सकते हैं कि A बराबर क्या होता है P+N होता है। तो N बराबर क्या हो जाएगा A-P। A का मान कितना है 70 है, P का मान कितना है 30 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ये द्विधन कहाँ पे, ये जो +2 से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती, क्या पूछी जाती इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये कम हो जाती, 2 कम होकर कितनी हो जाती 28 हो जाता। क्या जाता 28। परंतु यहाँ पूछा क्या गया है न्यूट्रॉनों की संख्या, चाहे वो द्विधन हो, चाहे वो त्रिधन हो, चाहे वो 4 धन हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे इसका आंसर कितना जाएगा 40। कितना जाएगा 40, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ से ये बहुत कंफ्यूज करने वाला पार्ट रहता है, तो मैं एक बार दोबारा इस पर चर्चा कर रहा हूँ। आपको मैंने लास्ट में भी इसके फैक्ट बताए थे कि 4s कक्षक में कितने नोडीय तल होते हैं। एक तो नोडीय तल होता है, एक क्या होती है नोडीय सतह होती है, एक होता है कुल नोड, ठीक है। नोडीय सतह का फॉर्मूला तो क्या होता है नोडीय सतह होती है n-l-1। नोडीय तल क्या होता है नोडीय तल या स्पंदन पृष्ठ है ना, निस्पंदन पृष्ठ या नोडीय तल बराबर क्या होता है आपका L। क्या होता है आपका L। और कुल नोड क्या होता है, किसकी बात की जाए कुल नोड की, तो कुल नोड क्या होता है n-1। क्या होता है n-1। तो यहाँ से n-1 देखेंगे, क्या देखेंगे क्या देखेंगे 1 देखेंगे। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके सामने। कुल नोड नहीं देखना, नोडीय सतह नहीं देखनी, अपने क्या देखना है नोडीय तल देखना है। तो S के लिए नोडीय तल क्या होता है यानी L का मान क्या होता है 0 होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा ये वाला। ध्यान दीजिए नोडीय तल बराबर L, L का मान S के लिए क्या होता है 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए कितना होता है 3 होता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप एक बार क्वांटम संख्या ऊपर पढ़िए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। यहां से क्वेश्चन आपके लिए है कितने कक्षकों के लिए क्वांटम संख्या n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +2 संभव होगी। कितनी कक्षकों के लिए नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहाँ कक्षकों की संख्या नहीं पूछ रहा, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए यह क्वांटम संख्या संभव होगी। तो यहाँ से देखिए सीधी सी बात है, जब n, l और m का मान दे दिया जाए, n, l और m का मान दे दिया जाए तो वह एक ही कक्षक के लिए संभव होती है। किसके लिए होती है एक ही कक्षक के लिए संभव होती है। यदि इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं तो क्या होती है दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। और क्या पूछा गया है, पूछा गया ओनली क्या कक्षक पूछे गए, तो एक ही कक्षक के लिए क्या होगी ये संभव होगी। कितने कक्षक के लिए संभव होगी एक ही कक्षक के लिए। ऐसा क्यों है देखिए, जैसे यहाँ पे ये मान लो कि ये n बराबर कितना है l बराबर 2 है, ये 3D है, ये क्या है आपका 3D है। तो 3D में देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मान होता है -2 -1 0 1 और 2।
तो ये एक ही कक्षक के लिए संभव हुआ ना। कितने कक्षक के लिए संभव हुआ? एक ही कक्षक के लिए। और एक कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है तो आंसर कितना आता? 2। और कक्षक की बात की जा रही है तो आंसर कितना आएगा? 1। कितना आंसर आएगा? 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किस में आया हुआ है? जेड 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। किस में आया हुआ आपका? जेड 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चों की समस्या बता दूं। समस्या ये रहती है कि जैसे ही अपन ने क्या देखा, पेपर देखा, पेपर में न्यूमेरिकल आ गया ना, तो सोच लेंगे ये क्वेश्चन तो मेरे को आएगा ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मेरे को आएगा ही नहीं। आपको ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस न्यूमेरिकल होते हैं और आपको फटाक से आंसर आ जाएंगे इनके। मतलब आप जैसे ही आप फॉर्मूले में डालोगे आंसर निकल आएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 40 मीटर प्रति सेकंड गति से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान वाले पिंड की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है लैम्ब्डा बराबर h/mv। h/mv। h यहाँ पे क्या है? प्लांक स्थिरांक है। h क्या है यहाँ पे? प्लांक स्थिरांक। m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। फॉर्मूला रख दो, आंसर आ गया बस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। तो ये तो क्या था? h का मान। m का मान कितना है? 0.1 kg है। ठीक है, और ध्यान दीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या इसका आपका? ये क्या आ गया आपका? वेग आ गया। क्या आ गया? वेग। जब इसको काटा जाता है, जब इसको काटा जाता है तो ध्यान दीजिए, जैसे ही यहाँ से इसके पॉइंट हटाएंगे तो इसको मैं ग्राम में चेंज करूंगा तो किससे गुणा करूंगा? 1000 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा? 1000 से। ये ऊपर जाके किस में हो जाएगी? यहाँ 10 की घात, ये 1000। ठीक है, केजी को जान तो इसको किस में करेंगे? गुणा करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब चेंज करेंगे तो ये इसमें भाग देने पर इसका आंसर कितना जाता है? 1.6 या कह सकते हो यहाँ से आप केजी में रख दीजिए, यहाँ से हटाएंगे तो इसका ये हट जाएगा, 0 हट जाएगी यहाँ से, यानी 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ 4 में इसका भाग देने पर कितना आ जाता है? 1.66 आता है। 1 कितना आता है? 66 आता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 × 60। ठीक है, ये इसका क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। सीधा सा आपको देखिए यहाँ से आप तो ये देख लीजिए कि 4 का इसमें भाग देने पे लगभग 1.58 के लगभग आता है। 1.58 के लगभग आता है। 1.58 के लगभग किसका मान है? 1.66 का मान है। ये इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। आपको घात तो सॉल्व आउट करनी ही नहीं है क्योंकि सबकी जगह क्या लगा है? -34 -34 आप तो ये संख्या सॉल्व आउट करनी है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 1.66। भाग दे के देखिए 6.6 में किसका भाग दे? 4 का भाग देंगे ना। किसका भाग देंगे? 4 का। देखिए देख लीजिए 6.6 भाग 4, यहाँ पे कितना बच गया? 2। कितना बच गया? 2। 6 उतारा पढ़ने तो यहाँ पे कितना? 1 बार गया और ये कितनी बार जाएगा? 6 चौका 24, 1 बार 1.6। तो 1.6 इसका आंसर है, ये आ रहा है। तो ये आंसर इस प्रकार सॉल्व आउट हो जाएगा। न्यूमेरिकल देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वाले आते हैं। आपको 1 सेकेंड में इसका आंसर, यानी 1 मिनट में इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो बगैर हड़बड़ाहट किए हुए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित तत्वों में से कौन से परमाणु की बाह्य कक्षाओं में अधिकतम ध्रुवीयता पाई जाती है? ओल्डी साइड से टीपो, जिसमें ऋणात्मक चिन्ह पाई जाता है या ऋणात्मक घात पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? SE क्या जाएगा? SE आ जाएगा। और ये कब क्या आया हुआ है? जेड 2008 में। कब आया हुआ है? जेड 2008 में। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसको आप आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटोन इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा फोटोन इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान दीजिए H/P है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा? E = H। क्या जाएगा आंसर इसका? E = H। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? E = H। क्या जाएगा? E = H। जब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और डी ब्रोगली सिद्धांत को सॉल्व आउट किया जाता है तो आंसर क्या निकल के आता है? E = H निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका
ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। लास्ट जेट 2019 में भी क्वेश्चन आया था कि संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय सक्रियता का मुख्य कारण क्या है। जेट 2019 से जेट 2009 और जेट 2019 ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। वे बहुत अधिक सक्रिय धातुएं हैं, ये सभी धातुएं सभी सक्रिय होती है, ये अनुचुंबकीय होती है। अनुचुंबकीय सारी मर्द धातु भी होती है और सारी धातुएं भी होती है, और ये आपके संक्रमण धातुएं भी होती है, तो ये नहीं होगा रीजन। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d1 to 10 और ns 1 से 2 होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह क्या दर्शाती है, मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। किसके कारण होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण यह परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करती है, इसलिए यह सक्रियता को अधिक प्रदर्शित करती है। तो इसका आंसर क्या होगा इसका आपका? उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो n-1 d1 to 10 ns 1 से 2 होता है, जो परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। इसी कारण यह सक्रियता को क्या करता है? अधिकतम प्रदर्शित करती है। प्रबल धात्विक तो सभी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं कह सकता हूं एक चीज, ये क्वेश्चन जेट 2019 में भी आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन तो नहीं आया, परंतु इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है nth वे मुख्य ऊर्जा स्तर में उपकोषों की कुल संख्या होगी या कक्षकों की कुल संख्या होगी। तो इसका फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था कि nth वे मीन्स यहाँ पे क्या था? 2n स्क्वायर। क्या था आपका? 2n स्क्वायर, ठीक। 2n स्क्वायर नहीं, n में मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल कक्षों की संख्या कितनी होगी? n स्क्वायर होती है। क्या होती है? n स्क्वायर होती है। अब की बार पूछा गया था n बराबर 3 हो तो कुल कक्षों की संख्या क्या होगी? आपकी होगी 9। 3 n बराबर कितना दे दिया था? 3 दे दिया था, तो यहाँ पे कक्षों की संख्या थी, यह कक्षों की संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? n स्क्वायर। क्या जाएगा आपका? n स्क्वायर। यहाँ स्प्रिंट था, कक्षों की संख्या आएगी। nth मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या होगी, तो कक्षों की संख्या कुल संख्या होगी n स्क्वायर। क्या होगी आपकी? n स्क्वायर, ठीक है। और जेट 2019 में क्वेश्चन जो पूछा गया था n बराबर 3 हो तो कुल कक्षों की संख्या होगी, तो n बराबर हम क्या रख देंगे? यहाँ पे 3 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। उसका आंसर क्या था? 9 था, ठीक है। आगे देखते हैं। सारी मर्दा धातुएं निम्नलिखित सूत्र के आयनों की रचना करती है। सारी मर्दा धातुएं होती है वर्ग नंबर सेकंड। कौन सा होता है आपका? वर्ग नंबर सेकंड, जो यह कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। सारी मर्दा धातु, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका? सारी मर्दा धातु लिखा हुआ है, तो यह क्या करेगा? इसका आंसर m+2 क्या करता है? m+2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है? त्याग सकता है अधिकतम। नेक्स्ट देखिए, ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और जिन्हें आप यदि कूल माइंड से किए तो आसानी से सोल्व आउट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, किसी कोष के उपकोषों की ऊर्जा स्तर का बढ़ता हुआ क्रम होगा। ये जेट में, नीट में और ICR में इतनी बार आ चुका है। ये जेट 2017 का क्वेश्चन भी था, जेट 2017 का क्वेश्चन भी था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब ऊर्जा कैसे निकालेंगे? एस के लिए L का मान कितना होता है? 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। सीधा आपको पता लग गया कि 0 से बड़ा कोण है 1, 1 से बड़ा कोण है 2, 2 से बड़ा कोण है 3। तो 0, 1, 2 और 3 इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो S > P > D > F, ये इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए किसी उपकोष की ऊर्जा स्तर का क्रम, ऊर्जा स्तर में क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, छोटे से किसकी ओर जाते हैं? बड़े की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये वाला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है 4D, इसके ऑप्शन मैंने नीचे लिख रखे हैं, ठीक है। 4D में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों सेटों के लिए कौन सा क्वांटम नंबर निम्नलिखित में से सही है? तो ऑप्शन मैंने नीचे लिख रखे हैं। तो पहली बात देखिए 4D आया है, क्या है आपका? 4D आया है। तो देखिए 4D के लिए क्या हो सकता है? n बराबर कितना हो सकता है? 4। L बराबर D आया तो कितना जाएगा? 2। M बराबर ±2, कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। और S का मान आप ±
1/2 कर लीजिए, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर। और ये कब आया था, जेड 2011 में। कब आया था आपका, जेड 2011 में। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ कुछ से मिसप्रिंट रह गया है, उसको लिख देते हैं +1/2 1/2, ठीक है। और यहाँ से देखिए 0। अब देखिए यहाँ से n बराबर 4, l बराबर 3, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 4f। यहाँ पे 4 और ये 3, ये क्या बन रहा है, 4f। यहाँ से देखिए 4 2 1 0, 0 s का मान कभी भी नहीं हो सकता। अब तो इसको सीधे ही काट सकते हो। क्यों काट सकते हो, क्योंकि s का मान या तो +1/2 रहेगा या क्या रहेगा, -1/2। कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें होता तो इसमें तो 0 आ गया, तो इसमें ऐसे नहीं होगा। तो बचा कौन आपका, d। देखिए जहाँ पे n बराबर 4 है, ये 4d, ±1 आ सकता है और -1/2 भी आ सकता है। -1/2 आएगा या +1/2 आएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 4d। क्या जाएगा आपका 4d। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz है, ठीक है, न कि 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz। यहाँ से देखिए इसका ये दोनों मिसप्रिंट हो रखे हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1s2 2s2 2px 1 1 और 1 आएगा। यहाँ पे तीनों कुछ ऐसे लिख रखे हैं, तो जिसका निर्धारण किया जाता है, ध्यान दीजिए 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यहाँ ऑप्शन में क्या है, 1s2 2s2 2px1 y1 z1। इलेक्ट्रॉनिकनेस कुछ ऐसे ही होता है ना इसका। नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 होता है। देखिए अब जो हुंड ने क्या कहा कि पहले सभी क्या होंगे, एकमित होगी जिसकी ऊर्जा क्या है, समान है, और फिर उसके पास उस पश्चात क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो देखिए पी में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ px py और pz तीनों में क्या जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यह कौन बताता है, आपका हुंड बताता है। कौन बताता है, आपका हुंड। किसने बताया था, आपके हुंड ने इसको क्या किया था, प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था, हुंड ने, ठीक है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पाउली ने तो क्या बताया था कि किसी परमाणु की तीनों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। अनिश्चित सिद्धांत क्या बताता है कि किसी कण की द्वैत प्रकृति होती है जिसकी स्थिति में अनिश्चितता और वेग में अनिश्चितता एक समय एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। और बच गया कौन सा आपका अभाव सिद्धांत। अभाव सिद्धांत क्या बताता है, n+l से, यानी पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ये बताता है। अब देखिए बचा कौन, हुंड ने क्या कहा कि पहले जिसकी ऊर्जा समान है पहले उनमें इलेक्ट्रॉन भरिए, उसके पश्चात यदि समान ऊर्जा वाले में समान इलेक्ट्रॉन भर गए उसमें उसके पश्चात क्या कीजिए, युग्मन स्टार्ट कीजिए, पहले एकमित फिर युग्मित। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ये जेड 2019 में भी आया था, इससे पहले भी एक बार आया हुआ है। तो ये 2-3 बार क्वेश्चन है। मुख्य द्विगंशी व चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्रमशः संबंधित होती है। मुख्य क्वांटम संख्या किससे होती है, आकार से, ठीक है। द्विगंशी किससे होती है, आकृति से। और चुंबकीय किससे होती है, दिक् विन्यास या अभिविन्यास कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, अभिविन्यास। तो ये क्रमशः नहीं है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए आकार, आकृति और दिक् विन्यास, तो ये इसका क्या जाएगा आंसर। देखिए फिर आता है आकृति, तो क्या बताता है आपका द्विगंशी, आकार बताता है मुख्य, और ये तो इसका आंसर क्या जाएगा ये वाला। आकार कौन बताएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, आकृति बताएगी द्विगंशी क्वांटम संख्या, और दिक् विन्यास या अभिविन्यास कौन प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या क्या करती है, चक्रण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, चक्रण को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा गया है। क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए सामान्य क्या होना चाहिए, देखिए यदि अभाव सिद्धांत की अवहेलना करता है, ये सामान्य क्या होना चाहिए था, इसका 4s2 3d4 होना चाहिए, परंतु ये अपना
स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्या करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह करता क्या है, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन एस किसको देता है, डी को देता है। तो एस डी को दे देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका। देख पहला क्या है, नियोन 3s2 3p6 3d4 4s1, ये गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 3d5 आना चाहिए था। ठीक है, नियोन 3s2 3p6 4s1 3d5, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये इसमें 4s2 नहीं पाएगा, ये भी गलत है। ये 4s2 ये होना चाहिए था, परंतु ये होता नहीं है, क्योंकि अपना अर्धपूरित विन्यास ग्रहण करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, डी को देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, सब कर लेंगे आराम से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी वाला क्वेश्चन आया है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। 4 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या निम्न प्रकार से है। ध्यान दीजिए, ये जेड 2000 क्वेश्चन में आया हुआ है। सबसे पहले क्या देखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निम्न प्रकार से है। तो यहाँ से देखिए n बराबर 3 l बराबर 2। अपन इनका क्या देख लेंगे, ऊर्जा स्तर देखे हैं तो 3 + 2। क्वेश्चन नीचे उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्वांटम संख्या आपके सामने दे दी गई, पूछा गया क्या है, ऊर्जा स्तर पूछा गया, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। ठीक है, फिर देखिए 4 + 2 कितना आ गया आपके पास, 6। अब देखिए 2 + 0 कितना आ गया आपके पास, 2। फिर देखिए 4 + 3 कितना आ गया आपके पास, 7। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी है, सबसे कम ऊर्जा है सी की, फिर किसकी है आपकी ए की, फिर किसकी आपकी बी की, फिर किसकी आपके पास ये डी की, किसकी आपकी डी की। तो इसके ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। ऑप्शन पहला देखिए, ऑप्शन पहला है आपके पास सबसे कम किसकी है, आपको दिख रहा है सी की है, किसकी आपकी सी की है, फिर किसकी है ए की है, फिर किसकी है बी की है, फिर किसकी है डी की। तो आंसर क्या जाएगा, पहला ही आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सबसे कम ऊर्जा 2 + 0 किसकी थी, सी की कम थी। फिर इसकी कितनी थी, 3 + 2, ऊपर वाले की 5, और इसकी थी कितनी, 4 + 2 6 थी, और इसकी 4 + क्या है 3 7 है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वांटम संख्या का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि एटम से आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आप आसानी से ऐसे ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये क्वेश्चन जस्ट पहले भी आया है कि संक्रमण धातु की सक्रियता का मुख्य कारण है। तो सक्रियता मुख्य कारण क्या था, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्वेश्चन आपका जेड 2019 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, जेड 2019 में भी पूछा गया है। तो इसको यहाँ जेड 2019 भी लिख देंगे। ठीक है, संक्रमण धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो NS तो S का होता है, यानी सारी धातु सारी मृदा धातुओं का होता है। NS 1 से 2 N-1 D 1 to 10, यह वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, संक्रमण धातुओं का। किसका होता है आपका, संक्रमण धातु का। यदि P का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, NS 1 से 2 P 1 to 6। NS NP क्या उसका किसका होता है, P का होता है। ये D का होता है, ये किसका होता है, S का। F का क्या होता है, अलग होता है इनसे। अब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे एक बार। निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है। पहला 1p, यहाँ n बराबर कितना है, 1 है, और l बराबर भी कितना है, 1। n और l क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसके लिए कौन सी कंडीशन थी, n बड़ा होना चाहिए किससे, l से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला कक्षक संभव नहीं है। यहाँ से देखिए, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। देखिए f 4f संभव है, क्योंकि n बराबर कितना है, 4, और l बराबर कितना है, 3, और 13 इलेक्ट्रॉन। f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। तो ये वाला संभव है। 2p6 ये वाला संभव है। और देखिए 5d 15, और d में क्या 15 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये वाला, तो कौन कौन से, a b और d। तो ध्यान दीजिए, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया, a b और d, a b और e, d नहीं e, a b और e
आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा ए संभव नहीं है, बी संभव नहीं है और ई संभव नहीं है, सी और डी क्या है आपकी संभव है, सी और डी क्या आपकी संभव है। नेक्स्ट देखिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आए हैं, जिन्हें आप देखते ही क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ से याद कीजिए बोर मॉडल की सेकंड अवधारणा, यहाँ से याद कीजिए क्या, बोर मॉडल की सेकंड अवधारणा, जिससे आपने देखा था कि किसी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का NH/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो, क्या हो आपका पूर्ण गुणज। तो यहाँ बोला गया बोर प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के चौथे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। यहाँ बोला क्या, सेकंड अवधारणा क्या करती है बोर मॉडल की, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2π का क्या हो, पूर्ण गुणज हो। n बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4, n बराबर कितना आएगा यहाँ पे 4। तो यहाँ से देखिए 4h/2π, इसको सोल्व आउट करते हैं तो कितना जाएगा 2h/π, क्या जाएगा 2h/π। ये जहाँ दिख रहा है तो ये कहाँ दिख रहा है आपका 2h/π, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, किससे, बोर मॉडल की सेकंड अवधारणा से, किससे आपका बोर मॉडल की सेकंड अवधारणा से। नेक्स्ट देखिए, पी संवेग वाले आपका याद कीजिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv, या कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर h/p, इसका क्या था फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, ये तो कहता है कि तरंगदैर्घ्य संवेग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आंसर क्या जाएगा लैम्डा h/p। ये आपका जेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पी संवेग वाले कण से संबंधित तरंगदैर्घ्य होगी लैम्डा बराबर h/p, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला था कि ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय और चुंबकीय क्वांटम संख्या किस परमाणु को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको करती है, आकार, ये आकृति, और ये चुंबकत्व। चुंबकत्व एक एग्जैक्ट वर्ड हो सकता है क्या, एग्जैक्ट वर्ड ही है। तो आकार, आकृति और चुंबकत्व कौन करता है, मुख्य करती है आकार को, द्विगंशीय करती है आकृति को, और चुंबकीय करती है चुंबकत्व को। किसको करती है, चुंबकत्व। इसका आंसर क्या जाएगा, ये वाला इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए, आकार किसको करता है, मुख्य को, अभिविन्यास करते हुए चुंबकीय को, आकृति किसकी करती है, द्विगंशीय। क्रम से नहीं है ये चीज, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट देखा जाए तो ये भी आंसर हो सकता है, या तो ये नहीं आएगा, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो रखा है। यदि आएगा तो इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए आकार, आकृति और अभिविन्यास। देखिए चुंबक तो एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, अभिविन्यास इसके लिए क्या है, एग्जैक्ट वर्ड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो ये गलती मत कर देना, आकार, आकृति और अभिविन्यास। जैसे मेरे से हुई आपसे नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन पूरी पढ़िए, ऑप्शन पूरी पढ़ के आंसर क्या दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके सामने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या r1 है एवं तीसरे कक्ष की त्रिज्या r3 है, तो r1/r2 त्रिज्याओं के अनुपात के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, n1 का स्क्वायर बटे n2 का स्क्वायर। n1 कितना है 1 है और n2 कितना है 3 है, तो 1/9। तो आंसर क्या जाएगा सी, आंसर क्या जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में 3 एकमित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए किसके द्वारा कर सकते हैं, आपके हुंड के नियम के द्वारा। किसके नियम के द्वारा कर सकते हैं, हुंड के नियम के द्वारा। हुंड यही कहता है कि पहले तीनों कक्षों क्या क्या होना चाहिए, 3 एकमित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसके पश्चात युग्मन के पश्चात समान ऊर्जा वाले कक्षों में युग्मन, एकमित के पश्चात क्या होना चाहिए, उनमें युग्मन प्रारंभ होना चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कौन करता है, हुंड का नियम। कौन करता है आपका, हुंड का नियम। फिर क्वेश्चन आपके सामने, एक 200 ग्राम, एक ही 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10³ सेमी प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि h बराबर ये है, अर्ग सेकंड है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, लैम्डा बराबर 6.6 × 10⁻⁴
माइनस की 27 बट्टे यहाँ पे क्या लिख रखा है 200 ग्राम, 200 इंटू यहाँ से कितना जाएगा 3 इंटू 10 की घात 3। पहली बात ऊपर ले जाइए, 10 की घात 24 आ गई आपकी, कितनी आ गई 24 आएगी, क्या आएगी ये हम माइनस की है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की। यहाँ से भी इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको पूरी को लिखिए 6.6 इंटू 10 की घात माइनस की 27, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से लिख दिया मैंने 6 इंटू 10 की घात 5, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 32, 10 की घात कितनी हो जाएगी माइनस की 32, और यहाँ से देखिए इसको काटने पर कितना आएगा 1.1, तो आंसर आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की घात माइनस की 32 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की घात माइनस की 32 सेंटीमीटर, इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह नियम प्रतिपादित किया, यह नियम प्रतिपादित किया, आपके सामने कौन सा नियम आ रहा है, डेल एक्स डॉट डेल पी, डेल एक्स डॉट डेल पी डॉट डेल एक्स है h/5, तो यह कौन सा नियम था, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता होता है डेल एक्स डॉट डेल पी बराबर या ग्रेटर देन इक्वल टू h/ क्या होता है 4 पाई। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। आगे देखिए, यहां से आता है हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर त्रिज्या होगी। द्वितीय बोर, देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर 0.529 इंटू n²/z। क्या होता है n²/z, किसमें होती है एंगस्ट्रम में। ये वाला फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखिए हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय बोर कक्षा 0.529 इंटू एन का मान कितना आ गया 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, और हाइड्रोजन परमाणु है 1, तो इसको 4 से गुणा करने पर इसका आंसर आता है 2.165 एंगस्ट्रम। 0.5 को 4 से गुणा कीजिए तो 5 चौके 20, तो यहाँ पे 29 था, तो यहाँ कितना जाएगा 2.165 एंगस्ट्रम। इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान होगा। तो ये कि बेरिलियम बी है, बी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 4 होता है, तो इसका 1s2 2s2। इसके चौथे इलेक्ट्रॉन को पूछा गया तो 2s2 में आएगा। तो n बराबर कितना होगा 2, यहाँ इधर लिख लेते हैं, n बराबर कितना होगा 2, l बराबर कितना होगा 0, तो m बराबर भी क्या होगा 0, s बराबर क्या होगा -1/2, कितना होगा -1/2। ठीक है, तो इसके पूरे किस ऑप्शन देखते हैं एक बार अपन। माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका आंसर कितना जाएगा 2 0 0 प्लस 1/2 या -1/2, तो इसका आंसर कितना जाएगा सी। देखिए एस का मान +1/2 या -1/2 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए यहां से मैं जेड 2019 के क्वेश्चन की बात करता हूँ। जेड 2019 की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, मैं आपको बारी बारी से बता रहा था। ये अभिविन्यास या त्रिविम विन्यास को प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविम विन्यास को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ से देखिए ये वाला आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन था वो क्या था, यदि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर क्या दे रखी हो 3 हो तो संबंधित कुल कक्षकों की संख्या होगी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जेड 2019 में क्वेश्चन आया था, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 है तो n² इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो आंसर कितना जाएगा 9, कितना जाएगा इसका 9। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ये क्या था जॉन डाल्टन ने। किसने प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने गणित अनुपातिक नियम प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार से हम आगे वाली वीडियोज में प्रत्येक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो 15 से 20 साल में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे अपन क्या करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए अपन
इससे क्या पता लगने वाला है, इससे अपने को ये पता लगने वाला कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आगामी ईयर में जो आने वाले क्वेश्चन है वो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या इन्हीं में कुछ संख्याएं चेंज हो जाएगी, तो क्वेश्चन बारी बार से रिपीट हो रहे हैं, आपको ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता है नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो आप उन्हें आसानी से देखिए और क्वेश्चन सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको फिर आपकी प्रॉब्लम क्लास में आपके सारे क्वेश्चनों की मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।